हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिजिक्स को लेके, आपकी मेंटर अंकिता। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज जितने भी हैं उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि हमारे यूनिट 5 के हैं, जो हमने यूनिट 4 तक अभी पढ़ा था, रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और उससे जुड़े हुए जितने एमसीक्यूज थे हमने किए थे। अभी ये यूनिट 5 है, आपके चैप्टर का जितना सिलेबस है उसके यूनिट 5 का ये है। एसी और डीसी करंट की बात कर रहा है, और एसी डीसी करंट के को लेकर ये पूरे एमसीक्यूज को तैयार किया गया है। पूरा एमसीक्यू पीवाईक्यू पे आधारित है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेकर ये बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं और इनको देखना है तो आप बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से आप टारगेट सेमेस्टर बैच को फॉलो कर सकते हैं, वहां सब्सक्राइब करिए। वहां से आपको मिलेगा ये सारे एमसीक्यूज, रोज के लेक्चर्स मिलेंगे, और जितने भी पीडीएफ हैं वो भी आपको रेगुलर मिलते जाएंगे। पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी होगा। ये पूरा सेशन दोनों ही बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट सेमेस्टर के बैच को ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारथी बैच से सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया होगा, उस लिंक पे जाइए और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ, जो हमारा एसी डीसी करंट यूनिट 5 से लिया गया है। और ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहला एमसीक्यूज नहीं देखा है, पिछला जितने भी चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। ठीक है, तो अभी ये हम यहाँ पे देखेंगे, और जितने भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द करेंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट करंट इफ। क्या होता है कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, अभी हमने करंट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, एसी और डीसी करंट आपको पता होगा ना कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पूरे घर में जो भी होता है अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम में, मतलब कुछ टाइम इंटरवल में, जो हमारा करंट होता है जब जीरो से लेके किसी पीक वैल्यू पे जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, और फिर डिक्रीज करते हुए क्या करता है, वो फिर से उसी वैल्यू पे आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। तो उस करंट, वो करंट हमारा क्या होता है यहाँ पे, कोई जो सर्किट में फ्लो करता है उसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रांजिएंट करंट। तो ये ट्रांजिएंट करंट क्या करता है, जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू से लेके फिर ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में क्या करता है, जीरो पे चला आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, डजंट वेरी विद टाइम। ऐसा नहीं है, करंट जब भी फ्लो करेगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, अगर पीरियोडिकली विद टाइम तो ये तो हमारा एसी करंट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसी करंट का ही ऑप्शन है। तो ये हमारा जो होगा डी ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिएंट करंट होगा, जो क्या करता है, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है और एक बहुत शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम से लेके जीरो वैल्यू पे भी आ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, और आपके सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ में पूरा दोनों बाइलिंगुअल मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट विच चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन अ मैग्नीट्यूड विद टाइम पीरियडिकली इन डायरेक्शन इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा, ये अल्टरनेट करंट क्या होता है? अल्टरनेट करंट कहलाता है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलर टाइम इंटरवल। क्या हो जाएगा, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। ये आप ऐसे समझिए, ग्राफ से समझिए, ये होता है हमारा, ये चीज है। अब ये क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे फ्लो करता है, एकदम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बार प्लस में जाता है और एक बार माइनस, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पीरियडिकली, मतलब क्या होता है, जीरो से टू, t/2, और ये हो गया t। ठीक है, तो ये ऐसे जब फ्लो करे तो ये हमारा क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा सही होगा। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, कोई डाउट नहीं।
पहले ही अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट विथ रेस्पेक्ट टू द रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब फिर से हम ट्रांजिएंट करंट की बात करते हैं। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। आपको ये पहले बता दो, ट्रांजिएंट करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में एसोसिएट करता है किससे, इंडक्टेंस और किससे, कैपेसिटर से। ठीक है, ये आपको पहले ही थ्योरेटिकली याद होना चाहिए। तो हमारा ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। तो हमारा दोनों ऑप्शन, ये तो इंडक्टेंस में भी होता है, कैपेसिटर में भी होता है, और रेजिस्टेंस में नहीं। ठीक है, यहाँ से एसोसिएट नहीं होता है। तो हमारा ये डी ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इज करेक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों के लिए ही काम करता है। ओके, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ट्रांजिएंट करंट के बारे में बात कर रहा है कि देयर इज नो ट्रांजिएंट करंट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जब कोई सर्किट पूरा प्योर रेजिस्टिव होता है तो उसमें देयर इज नो, मतलब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ट्रांजिएंट करंट फ्लो नहीं होता है। ये किसके कारण होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती है। क्या होता है, उसमें एनर्जी स्टोर नहीं हो। जब प्योर होगा तो उसमें रेजिस्टिविटी नहीं होती है, वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर ही नहीं होगा। जब एनर्जी स्टोर नहीं होगा तो वहां से करंट कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ओम्स लॉ को नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांजिएंट करंट क्या करता है, यहाँ पे नो एनर्जी स्टोर्ड, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको जहां भी दिखे वो क्या करो कि देर देर इज नो एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हैज नो एनर्जी स्टोर्ड। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे देखो तो हमको पता है रेजिस्टेंस आर, ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। और हमको पता है कि वहां से रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो कितना होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और इंडक्टेंस बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस एल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एल। और जिसका क्या होता है, यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। और कैपेसिटेंस का क्या होता है, फेराडे। क्या होता है, फेराडे। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे, पहला दिया है ओम, दूसरा दिया है हेनरी। तीनों का अगर हम रेस्पेक्टिवली देखें तो आपको पहले ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है उसका क्या होता है, ओम होता है। कितना होता है, ओम। ये ओम लॉ के द्वारा हमको मिला था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। पहला ओम, ओम पहले, ये दो ऑप्शन में आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीख सकते हैं। यहाँ से देखिए, पहले ये दो में ओम मिल गया, यानी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस होता है हेनरी। तो ये दूसरा ऑप्शन में हेनरी यहाँ पे आ गया, यानी ये भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको पता भी है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो एल जो होता है वो हेनरी के बराबर होता है। किसे, हेनरी या फिर वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वेबर। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट होता है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लगातार सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, अगले सारे यूनिट के भी एमसीक्यूज कराए जाएंगे। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रेजिस्टेंस R एंड द इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R यानी ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ द EMF E, द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट इज। क्या होता है कि स्टेडी करंट जो होता है वो R की, मतलब R का वो क्या करता है, अगर R इंक्रीज करेगा तो स्टेडी करंट क्या होता है वहां पे, वो डिक्रीज करने लगता है। और R जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जिसकी बात करें वो होता है ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया होगा तो आप यहाँ से हाईलाइट करिए, E बाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, E बाई आर। ये हो गया E बाई आर के बराबर, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जरा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ब्लड है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, E बाई आर के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट इन द कंडक्टर ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस L, यानी हेनरी की बात कर रहा है, द EMF प्रोड्यूस एट एनी इंस्टेंट इज। क्या हो जाएगा यहाँ पे,
इसको आप देखो तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कंडक्टर में क्या हो रहा है कि फ्लो कर रहा है करंट, और सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया एल बराबर, तो दी ईएमएफ प्रोड्यूस एट एनी इंस्टेंट, ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ये आप बताइए हमको कि ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करंट प्रोड्यूस इन एनी इंस्टेंट, कि एनी इंस्टेंट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/L di/dt। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा आप, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इज, अच्छा हाँ, टाइम कांस्टेंट एल आर सर्किट होता है ना, एल सी आर होता है, एल सी सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है जब एल आर सर्किट की बात करता है तो इसमें जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एल बाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एल बाई आर के बराबर होता है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये सही होगा। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकली है, आप देखिएगा ध्यान से, ये कितना हो जाएगा एल बाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन में पूछिएगा। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट इज, टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट की बात करें तो उसमें टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आर सी हो जाता है। कितना हो जाता है, आर सी हो जाता है। ठीक है, सी आर नहीं होता, वो क्या हो जाता है, आर सी हो जाता है। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस में जब हम इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है आर सी, क्या होता है आर सी, सी आर होगा तो यानी उसका फ्लो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आर सी की बात करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ से आर सी एंड एल आर की जब बात करेंगे तो जब टाइम, यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो टाइम में आता है और ये सेकंड हो जाता है, ये क्या हो जाता है सेकंड। द यूनिट ऑफ आर सी एंड एल आर इज, यहाँ पे आपका ऑप्शन शायद मेरे को मिस्टेक लग रहा है, आप यहाँ पे इसको सेकंड में चेंज कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो सेकंड। ठीक है, ये टाइम हो गया, क्या हो जाएगा टाइम, टाइम के साथ ही मतलब जो यूनिट है वो एसआई यूनिट वो टाइम में आता है, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। आरसी एंड एलआर दोनों का ही यूनिट क्या हो जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, इसमें दे रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे इक्वेशन है जो क्या कर रहा है, उसके पास टाइम का यूनिट डायमेंशन नहीं है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है। जब टाइम ही नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट किसका हो जाएगा, एलसी का होगा। यहाँ पे देखो तो एलसी, ये क्या हो गया, ये टाइम, इसका डायमेंशन ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख के टिक लगाएंगे। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एल सी, क्या होगा डायमेंशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एल सी। अगर स्क्वायर ऑफ एल सी का देख लें तो ये कितना हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेकंड। हमको पता है कि क्या होता है टाइम ही होता है, तो इसका होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड, तो ये पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये देखो एक ही टॉपिक को लेके 2 या 3 क्वेश्चन अराइज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, उसी पे डिपेंड करने वाले जितने पीवाईक्यू है वो सॉल्व हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर सी इज, आपको पता है कि आरसी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, टाइम होता है, सेकंड होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो मास होगा उसका लेंथ होगा वो 0 के बराबर होगा। तो जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m0l0t हो जाएगा, कितना हो जाएगा m0l0t हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे तो MLT-1 हो गया, ये हो गया, ये लिखा हुआ है M0LT। ठीक है, और ये कितना लिखा है ML-1 t पे पावर -1, और ये लिखा है MLT-1 और ये लिखा है M0L0t। यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सिर्फ टाइम को दर्शाया गया रिप्रेजेंट, और हमको पता है कि आरसी का यूनिट क्या होता है, टाइम होता है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन पहला वाला सही हो गया, जहाँ मास और दोनों लेंथ दोनों क्या है 0 के बराबर है। अच्छा, एलआर सर्किट में क्या होता है कि जब हम एलआर सर्किट पढ़ते हैं तो एलआर सर्किट में जो टाइम है वो करंट, मतलब जब डीके करता है, मतलब 0 की तरफ जब बढ़ता है तो वो कितने परसेंटेज से बढ़ता है। ठीक है, उसकी तरफ हम देखते हैं, जब डीके करे मतलब वो
जब 0 की तरफ जाए तब क्या होगा, वो 37% की कांस्टेंट टाइम इंटरवल से बढ़ता है, ठीक है। 37% के हिसाब से वो क्या करता है, डीके करता है। ये हमारा जो है, आप इसको याद कर लीजिए, 37 होता है और उसमें कुछ होता है 63%। जब अराइज करता है तो वो क्या करता है, 63% ऐसे होता है, और ये 37% जो होता है वो डीके करता है। क्या करता है, डीके करता है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो वो जब डीके करता है तो 37%, अराइज करेगा तो वो क्या करेगा, 63%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, द रेट ऑफ डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट डिपेंड्स अपॉन, जो एल आर सर्किट है उसमें जो करंट जब डीके करता है तब वो किस पे डिपेंड करता है, वो टाइम कांस्टेंट पे ही डिपेंड करता है। कितने परसेंटेज, कितने टाइम से। आप देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या दिया है, सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट, यानी जब टाइम कांस्टेंट ही क्या करता है, वो पहले ही दे दिया है कि क्या दिया है, टाइम कांस्टेंट डीके करता है, यानी द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन में ही, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर छिपा हुआ था, ठीक है। क्या हो गया हमारा, टाइम कांस्टेंट डीके करता है विद द 37%, क्या करता है 37% से, और वही वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट होता है, ठीक है। रेट ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप बताएं। सी आर इज कॉल्ड, क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को लेके इतने सारे क्वेश्चन है, टाइम कांस्टेंट क्या क्या होता है, यहाँ पे देखो ये सी आर जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, सी आर सर्किट में भी टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखो अभी हमने क्या बात किया क्वेश्चन नंबर 14 में, कि वो जब रेट ऑफ जो करंट है, फ्लो डीके ऑफ करंट है, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, डीके कर रहा है, यानी 0 की तरफ बढ़ा है। कितने परसेंटेज से, 37% से डीके कर रहा है। आप दोनों में याद रखिएगा, इंक्रीज नहीं, वो क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। जाहिर सी बात है 100% में से 37% माइनस कर दो तो बाकी जितना बचा वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट, सीआर सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट है वो उसमें क्या होगा, टाइम में जो चार्ज है वो इंक्रीज बाई कितना परसेंट, जो रेट ऑफ जो चार्ज होगा वो इंक्रीज बाई कितना परसेंट, 63%। कितना, 63%। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 63% से वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और आपका डाउट क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराडे, ये क्या लिखा है, माइक्रोफेराडे बीइंग डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 मेगा ओम, द टाइम कांस्टेंट विल बी। इसको आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होता है, आपको उसके फॉर्मूले पे रखना होगा तो वहां से वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है कि टी बाई, आप पढ़े होगे, टाउ की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। देखो ध्यान से, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टॉर्क, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 2 सेकेंड के बराबर आएगा। एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज कर देंगे और लॉग में चेंज करने के बाद सारी वैल्यू पुट जब करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी कितना, 2 सेकेंड के बराबर। कितना मिल जाएगी, 2 सेकेंड के बराबर, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मूले पे रख के यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाएगी ई टू दी पावर टी बाई टाउ की वैल्यू, कितनी मिल जाएगी, टी बाई टाउ की वैल्यू। और जब टी बाई टाउ की वैल्यू मिल जाएगी तो इस वैल्यू को क्या करना है, आपको पुट कर देना है, ठीक है। और जब इस वैल्यू को आप पुट करोगे किस में, टी बाई 1/ct, ये पता है ना, आर इंटू सी टी, तो वहां से आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे और वहां से सारी वैल्यू निकालोगे तो ये 2 सेकेंड के बराबर आ जाएगी। बहुत लंबा हो जाएगा,
ये 0 पॉइंट लॉग में वैल्यू आएगी, लॉग ऐसे कर लेना, इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग 100/13.53, कितना आ जाएगा लॉग, ये ई टू दी माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू, माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू, लॉग 100/13.53, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू रखोगे तो 2 सेकेंड के बराबर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड के बराबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे, ये सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, ठीक है, ये भी उसी को उसी फॉर्मूले पे हम रख के सॉल्व करेंगे, और ये हमारा आ जाएगा 4 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। अभी हम यहाँ से वैल्यू देख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रखो तो हमको दिया है 4 मेगा, कितना दिया है 4 मेगा, ठीक है। t इज इक्वल्स टू, इसमें कितना दे दिया है 4 मेगा दिया है ना, 2 × 10⁻⁶ × 10⁻⁻6 माइक्रो फैराडे को जब चेंज करेंगे, ठीक है, मेगा ओम को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2.303, ठीक है, इतना वैल्यू है। अब ये वैल्यू जब आएगी तो ये हमारी आ जाएगी 4 सेकेंड के बराबर, कितनी आ जाएगी 4 सेकेंड के बराबर, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा। वैसे ही फॉर्मूला निकालेंगे, लॉग की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब ये आता है द कंडेंसर ऑफ 0.1 माइक्रोफैराड इज द फर्स्ट चार्ज एंड देन डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 मेगा ओम, द पोटेंशियल विल टेक टाइम टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन सेकेंड। मतलब ये कह रहा है कि एक कंडेंसर है और उसका कितना है, वो पहले 0.1 माइक्रोफैराड का था और फर्स्ट चार्ज किया गया एंड देन डिस्चार्ज किया गया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना था 10 मेगा ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होगा वो टाइम का, वो कितने फॉल टू हाफ ऑफ इट्स, वो क्या करेगा अपने ओरिजिनल वैल्यू से आधे पे आने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे, जब भी निकालेंगे तो उसका आधा आ जाएगा इन डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 2, ये लॉग टाइप का है, ठीक है, लॉग डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 21, a capacitor charged with 50 volts and is charged with connecting the two plates at time t0. If the potential difference across the plates fall up to 1 volt, t is equal to 10 millisecond, the potential difference across them and t is equal to 20 millisecond will be, कितना आंसर आएगा। तो इसका हम लोग आंसर निकालते हैं, अगर निकाले तो इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला आपको याद है, टी इज इक्वल टू कितना दिया, पहले हम निकाल लेते हैं पहले के लिए, ठीक है। v इज इक्वल्स टू 50, v नॉट इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है 50 वोल्ट, v इज इक्वल्स टू कितना दिया है 1 वोल्ट, कितना दे दिया है v इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, और टाइम इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है 10 मिली सेकेंड, कितना दे दिया है 10 मिली सेकेंड। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, v इज इक्वल्स टू v नॉट ई टू दी पावर, ये कितना होता है टाउ, कितना होता है टाउ होता है ना, माइनस टी बाई टाउ। अब यहां से निकालो v इज इक्वल्स टू 1, v नॉट बराबर 50 और e टू द पावर -10 बाई टाउ, यहाँ से वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर -10 बाई टाउ इज इक्वल्स टू 1/50, ठीक है, ये पहले के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दूसरे के लिए कितना दिया है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम कितना दे दिया है 20 और v इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है v/2, ठीक है, v इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है v/2। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू 50, कितना दे दिया यहाँ पे 50, v नॉट इज इक्वल्स टू कितना दिया था 50 ना। अब e टू दी पावर कितना हो जाएगा -10/टाउ, यही है ना। अब यहाँ पे 20 होगा ना, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो गया v/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
इसको करो V2 इज इक्वल्स टू 50, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। V2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1/50 इंटू 1/50, 50 से 50 कैंसिल, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 02 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.02 वोल्ट कितना आ गया, 0.02 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। यहाँ से इसी फॉर्मूले पे पिछला वाला सवाल भी होगा। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसलिए ये वाला सवाल समझाए क्योंकि ये ज्यादा लंबा था, ये बस आपको एक ही निकालना था। ठीक है, तो ज्यादा ये वो नहीं है, इसी फॉर्मूले पे रखेंगे वो वैल्यू भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग अ कंडेंसर थ्रू अ रेजिस्टेंस द चार्ज ऑन कंडेंसर एट एनी इंस्टेंट इज, वो क्या होता है, Q0 इज इक्वल्स टू e⁻⁻1/CR, कितना होता है -1/CR। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाता है, वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाता है। ये आप याद रखिएगा कि कभी भी चार्ज करते हैं, मतलब जब कंडेंसर चार्ज होता रहता है और वो किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है, तो जो उस कंडेंसर का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। किस में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो इसके बराबर होता है Q0 इंटू e⁻⁻1/C इंटू आर, क्या हो जाएगा -1/C इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कभी भी जीरो या इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अब लीकेज मेथड, आप एक बहुत बड़ा डायग्राम पढ़े होंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके आया होगा, ये ऐसे ऐसे पूरा। ठीक है, इसी में हम पढ़ते हैं लीकेज डायग्राम, क्या होता है लीकेज डायग्राम, ऐसे कुछ करके आता है। ठीक है, तो जब लीकेज डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो इसमें ये पाते हैं कि उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। कभी वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, ना वो लो टू हाई जाएगा, दोनों में नहीं करेगा, या फिर लो नहीं, वो क्या करेगा, सिर्फ हाई रेजिस्टेंस के लिए ही बात करते हैं। तो जब भी लीकेज की बात हो, लीकेज मेथड हो, तो वहां पे हम डिटरमाइन करते हैं सिर्फ हाई रेजिस्टेंस को। ठीक है, अच्छा बैलिस्टिक, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर क्या होता है, वो सिर्फ चार्ज को क्या करता है, मेजर करता है। किसको मेजर करता है, चार्ज को। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज। क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आप इसको देख के टिक लगा। बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर चार्ज को स्पेशली मेजर करता है, इसलिए बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर का ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, फिर लीकेज मेथड की बात कर रहे हैं हम, जाहिर सी बात है वही चीज पूछ रहा है। लीकेज मेथड की जब भी बात हो, हाई रेजिस्टेंस की बात होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सेम क्वेश्चन ऐसे समझिए आपको रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर से हम जाते हैं लीकेज मेथड में। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, जब हाई रेजिस्टेंस, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के तीन तरीके से पूछा है, और ये तीनों PYQ है। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब भी लीकेज मेथड की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि वहां पे हाई रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू लार्ज होती है। वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दिया हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा वेरी लार्ज करके, क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज। ACDC से जितने भी क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन है, और 35 या 34 क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये PYQ है। अभी देखो ये कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया है, रेजिस्टेंस हाई, लीकेज मेथड में सारे हाई रेजिस्टिविटी होती है। अब वो हाई रेजिस्टेंस होता है, उसी की बात किए जा रहा है, उसी को घुमा घुमा के तीन क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट डिपेंड्स ऑन, वो क्या करता है, पहले तो आपको ये पता है कि LC सर्किट की जब भी बात करें तो वो L और C यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, दोनों पे ही डिपेंड करेगा। क्या करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो बोथ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, या कंडेंसर। तो आपको ये पता होना LCR क्या होता है, LCR, यहाँ पे L यानी सेल्फ इंडक्टेंस और C क्या हो गया हमारा कैपेसिटेंस, और ये दोनों ही क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 28 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन LCR सर्किट, यहाँ पे हम क्या करें, LCR सर्किट की बात करते हैं।
इसमें दिया है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर व्हेन आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4Lc। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि ये क्या हो जाता है, एलसीआर सर्किट की जब भी बात करते हैं तो वहां पे जब भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो जो जिस फॉर्म में आता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और यहाँ पे ऑसिलरेटिव मोशन कब करता है, जब ये हमारा लेस देन हो जाए, ये क्या हो जाए, ये हमारा लेस देन हो जाए 4Lc, तो ये हमारा ऑसिलरेटरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे दिया है, ग्रेटर देन, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल। क्या हो गया हमारा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन एलसीआर सर्किट व्हेन चार्जिंग ऑसिलेटरी देन चार्ज इन। अब क्या हो रहा है कि जब क्या हो रहा है कि ऑसिलेटरी चार्ज हो रहा है एलसीआर सर्किट में, तब हमारा चार्ज क्या हो रहा है, वो हो जाएगा मैक्सिमम, मच लार्जर। क्या हो जाएगा, मच लार्जर, क्योंकि वो पॉसिबल चार्ज से भी ज्यादा लार्ज हो सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एलसीआर सर्किट में जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, जो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉसिबल चार्ज की कि यहाँ तक जा सकता है, उससे भी क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू लार्ज हो सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन। ओके, आपको पता है इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो इस फॉर्मूले को हम फिर से लिखते हैं, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L² इज ग्रेटर देन L/C। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, LC इज ग्रेटर देन R² अपन 4L²। ठीक है, ये जब होता है, जब ऐसे आ जाए तो ये क्या होता है, डेड बिट होता है। क्या होता है, डेड बिट होता है। एलसीआर सर्किट में जब भी इक्वेशन आपका R² अपन 4L² जब ग्रेटर देन हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेड बिट के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, डेड बिट, वो डेड बिट कहलाता है। और जब ये लेस देन हो जाता है तब ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा ऑसिलरेटरी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। ऑसिलेशन आर ऑब्टेन इन एलसीआर सर्किट। जब एलसीआर सर्किट के बाद भी हमने एक इक्वेशन लिखा तो उस इक्वेशन में आप देखे होंगे ग्रेटर और लेस देन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, पहले आप ये देखो, ये डेड बिट हो गया, ग्रेटर देन। अब इसको ऊपर बढ़ाओ, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑसिलेशन और ऑब्टेन इन, ये किस में हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारा देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, वो सी ऑप्शन कितना दिया है, R² 4L² इज लेस देन 1/LC। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इन एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस C चार्ज टू 4C, मतलब वो क्या कर रहा है, C पहले था और ये क्या हो गया, चार्ज जब हुआ तो वो 4C हो गया। ठीक है, टू हैव द सेम फ्रीक्वेंसी द इंडक्टेंस L हैज टू बी चार्ज टू, ये कितना हो जाएगा, L/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L/4। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा L/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑप्शन ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर ये क्या दे गया, R इज लेस देन 2 स्क्वायर रूट, ये क्या है, 2 स्क्वायर रूट L/C, कितना हो गया, 2 स्क्वायर रूट L/C। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट L/C। ये तो ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन इन एलसीआर, ये कंडीशन होता है, मतलब वो जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी, या डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। टारगेट गुरुकुल नाम से है ये। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करें। अगर अभी तक आपने टारगेट सेमेस्टर बैच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और जाके वहाँ से टारगेट सेमेस्टर बैच को ज्वाइन करें। वहाँ से सारथी बैच में आपको सारे PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, दोनों ही लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दोनों मतलब लैंग्वेज वाले बच्चों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है,
और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन भी वहां से भी मिलते रहेंगे, ठीक है। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये हमारा दिया है कि इफ एल इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं है, ये कितना है 0.2 आई, ठीक है, एंड ओवरलाइन सी इज इक्वल्स टू 2 माइक्रो यूनिट इन अ एलसीआर सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर फॉर द ऑसिलेटरी डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा 200 ओम से क्या हो जाएगा, ये कमी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट वो कितना हो जाता है 1.2 पाई अंडर रूट एल बाई सी, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, इसको आप देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो या क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए होमवर्क ही समझिए, ठीक है। तो जितने भी अगर आपको क्वेश्चन है आपको सबको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप सारथी बैच के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां से आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक कर लीजिए, वहां से आपको इस चैनल के सारे मतलब आपको ओवरव्यू मिल जाएंगे और सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पीडीएफ बाइलिंगुअल है, दोनों तरह दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये आपका यूनिट 5 एसी और डीसी के सारे एमसीक्यूज थे, और बाकी के सारे एमसीक्यूज भी आपको कराए जाएंगे। आप बैच से जुड़े रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।